नाज़रीन, अवामी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। IMF की जानिब से तकरीबन 11 नई शराइत आयद की गई हैं तवानाई के मामले पर, और ये कहा जा रहा है कि तवानाई की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, अवाम जो है वो पहले ही परेशान थी कि बिजली के बिलों की कीमतें वैसे ही बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी जैसे मामलात वो भी आपके सामने हैं। अभी जो IMF की जानिब से नई शराइत आयद की गई हैं, इनको किस तरह से देख रहे हैं? क्या अवाम ये बोझ बर्दाश्त कर लेगी? मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। वी आर गोइंग टू डू अ बजट। एक IMF की सपोर्टेड स्टेबिलिटी है मुल्क में। ये बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान जो है अपने बजट के अहदाफ को इस तरह बनाए कि जो बोझ है हमारा, जो टैक्सेशन का, वो ना सिर्फ इनकम टैक्स वालों के पास बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी कम किया जाए। ये आई थिंक दैट इज़ द ब्रॉडर फ्रेमवर्क। इसी तरह जो बिजली के बिलों पे टैक्स है उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। जहाँ तक हमारी अखराजात का ताल्लुक है, उनको अगर कम करके ये काम करेंगे और वो उसकी अक्कासी बजट में दिखाई देगी तो यू कैन मूव मच बेटर। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बिजली के निर्खों का ताल्लुक है, कुछ इसका हिस्सा जो है वो आपने सही बयान किया। IMF ने ये कहा है कि आप जो भी नेप्रा और ओगरा तायुन करें उसको फौरी तौर पे पास ऑन कर दें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है अपने बहुत से अरसे में हमने ये दिखाया कि जो टैरिफ आता है और अगर वो बढ़ा हुआ हो तो उसको रोक लिया जाता है और उससे सर्कुलर डेट जो है वो बन जाता है। सो उन्होंने ये कहा कि आप फौरी तौर पे नोटिफिकेशन करेंगे ऑफ द टैरिफ दैट इज पास्ड बाय नेप्रा और ओगरा। देखिए, ये तो एनर्जी सेक्टर को ठीक करना एक बिल्कुल ही अलहदा चीज़ है, जिससे जो टैरिफ का बढ़ोती है एटलीस्ट उसमें एक कमी आ जाए, यानी कि बढ़ने की शरह में कमी आ जाए। और फिर एक एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म, ये एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो पाकिस्तान में कुछ हद तक बहुत सी हुकूमतों ने करने की कोशिश की। पर बात तो यही है कि जब जनरल मुशर्रफ गए थे तो 100 अरब का सर्कुलर डेट था, आज 1800 अरब का है। गैस सेक्टर में जीरो था, वो भी 1700 अरब का है। सो आई मीन वी लिव इन अ कंडीशन, वी लिव इन अ एरा वेयर पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है वो एक तंजीम नौ मांगता है। अगर आप बियॉन्ड सिर्फ प्राइसिंग देखें, क्योंकि हालांकि आपको इम्पैक्ट प्राइसिंग ही करती है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि उस पूरे निज़ाम को जब तक ठीक नहीं करेंगे, डिस्कोस के लाइन लॉसेस, एफिशिएंसीज ठीक नहीं करेंगे, एनर्जी सेक्टर की पॉलिसी साजी के लिए प्रोफेशनल एनर्जी, इसी तरह प्रोफेशनल रेगुलेटर, ये सब काम नहीं करेंगे तो एंड रिजल्ट जिसका हम कह रहे हैं विच इज़ द प्राइसिंग, वो तो बढ़ती ही चली जाएगी। IPPs। डॉक्टर साहब, यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है सर कि आपको या आप जैसे जितने माहिरीन हैं उन सब को पता है कि ये चीज़ें इस तरह से ठीक होंगी, उसके लिए हमें ये चीज़ ठीक करना पड़ेगी। हम भी TV प्रोग्राम्स में रोज़ाना की बुनियाद पे निशानदेही करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि आप ये ठीक कर लें, लेकिन जो हुकामे बाला हैं, जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, उनको इस चीज़ का पता क्यों नहीं चलता, और अगर चलता भी है तो फिर इस पे अमल क्यों नहीं होता? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं लेट मी ट्राई एंड आंसर इट दिस वे। पाकिस्तान का जो निज़ाम है इस वक्त गवर्नेंस का, वो एक जनरलिस्ट एग्जीक्यूटिव में फंसा हुआ है। सब इसको जानते हैं। दो ही तरीके हैं दुनिया की तरक्की के। एक ये है केपेबल स्टेट और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो कम्पिटिटिव मार्केट बिहेवियर। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में मिसिंग हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट है वो इरोड हुई है, बिकॉज उसको एक कभी भी प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक के एरियाज़ हैं, ये सब बड़े टेक्निकल और हाईली प्रोफेशनल एरियाज़ हैं। इवन इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, हमने उस निज़ाम को एक कम्प्लीटली जनरलिस्ट सेटअप में चलाने की कोशिश की है। ये जब तक रविश को तब्दील नहीं करेंगे और कैपेबिलिटी सिस्टम में बिल्ड नहीं करेंगे, जो आप कहते हैं कि मैं ये चीज़ों का आपको बता देता हूँ, देखिए हम तो हैं बड़े प्रोफेशनल लोग, आपको वो कैपेबिलिटी इस तरह की हर मिनिस्ट्री में बिल्ड करनी पड़ेगी, नॉट एज कंसल्टेंट्स इन लीडरशिप पोजीशंस। मुल्क ने कभी भी ये नहीं किया। दूसरी बात, जो कंपेटिटिव मार्केट, सर यही प्लीज डॉक्टर साहब इसी के साथ यानी आसान लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें जो वजीर है, जो जवाबदेह हो, जो उसका लीडर हो, वो मुतलका शोबे में राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, प्रोफेशनल हो, जो उस मामले को हल कर सके।
पॉलिटिकल लीडरशिप्स का ही ये काम है सबसे बड़ा, कि वो ऐसे लोग ऐसी जगहों पर लाएं जो इन चीज़ों को डिलीवर कर सकें। मैं बहुत एहतराम से हमेशा कहता हूं कि जो ममालिक अपना थॉट प्रोसेस आउटसोर्स कर देते हैं स्टेक होल्डर्स को आउटसाइड, वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज। हमें अपना ये थॉट प्रोसेस, चाहे वो मैक्रो मॉडलिंग का हो, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी का हो, मैं कई सेमिनार्स में, मीटिंग्स में जब जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि हमने उसको आउटसोर्स किया हुआ है कि वो हमें आके बाहर से बताएंगे कि ये कर लो, ये एनर्जी का रिफॉर्म कर लो। पूरा MEFP पढ़ें तो उसमें ये जो 11 शरायतें मेरे सामने खुली हुई हैं वो हमें बताएंगे। हम खुद कब ये कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की भी लीडरशिप्स हों, उनका काम है कि इस निज़ाम की तब्दीली जिसमें कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, वो किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, हम मार्केट्स को चलने नहीं देते, क्योंकि निज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैनेजीरियल नहीं है। सो इसको इस तरह समझ लें। मैनेजीरियल का मतलब होता है कि आई एम मैनेजिंग एन एनर्जी सेक्टर, आई एम मैनेजिंग द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री। मैं एडमिनिस्टर प्राइसेस नहीं कर रहा कि मैं एडमिनिस्टर कर रहा हूं कि पोटैटो की कीमत इतनी होगी। मैं कीमत भी नहीं तयन कर रहा बिजली का, बल्कि मैं मैनेज कर रहा हूं कि किस तरह से वो फाल पॉलिसी लाई जाए जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को, पेट्रोलियम, गैस, पानी और बिजली को एक मॉलिक्यूल समझकर उस तरफ जा सके कि हम ठीक कर सकें एनर्जी सेक्टर को एज अ होल। ये बहुत हाई लेवल प्रोफेशनल काम है। डॉक्टर साहब, कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि हम एनर्जी सेक्टर को बेहतर कर सकें। ये भी बताइएगा कि तवानाई शोबे का जो सर्कुलर डेट है वो 5206 अरब रुपए पर पहुंच गया, ये कैसे ख़त्म होगा? इस पर आप क्या राय देंगे? जो सर्कुलर डेट का बिल्डअप है, मैं कोशिश करता हूं कि आसान लफ्जों में समझाऊं। इट इज़ नथिंग बट जो एक लाइन लॉसेस अलाउ किए हैं नेपरा ने, लेट्स से 15% और ओवरऑल आते हैं 18%, जो 3% का गैप है वो रुपयों में 100, 150, 200 अरब हर साल बिल्ड होता है। अगर 100 रुपए का बिल जाता है और 90 रुपए कलेक्ट होते हैं तो वो 150-200 और बिल्ड होता है। इन दोनों को मिला लें तो 300-350 अरब हर साल ये बिल्ड होता रहा है जो आपके सामने खड़ा है। फिर कुछ सब्सिडीज की पेमेंट्स की शॉर्टफॉल आती है, फिर कुछ और लीकेजेस होती हैं कि हमने उसकी पेमेंट करनी थी, इसकी पेमेंट करनी थी, वो कोई प्रोविजन फॉर नहीं हुई। ये सर्कुलर डेट है। इसका कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि इन डिस्कोस को लीज आउट किया जाए या अपने से निकाला जाए, ताकि इनके जो लॉसेस और ये इश्यूज हैं ये सॉल्व हों। इसका कोई और हल नहीं है जब तक पॉलिसी साजी की दुरुस्तगी नहीं होगी, ताकि हम पहले कहते थे IPPs की पॉलिसी गलत है, फिर हम 16 की पॉलिसी पे आए, उसमें भी सुखम रह गए। ये आपको यही इस चीज की अक्कासी करता है ना कि एनर्जी इज अ गवर्नेंस इशू। ये जो सारी बातें हम प्राइसिंग, सर्कुलर डेट, लीकेजेस, इनएफिशिएंसीज की करते हैं, ये तो सारी उस चीज की सिर्फ अक्कासी कर रहे हैं जो असल में एक गवर्नेंस इशू है। उस पूरे निज़ाम की तंजीम नौ जो है वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम समझते हैं कि टैरिफ बढ़ाना एक बहुत बड़ा हार्ड कॉल है। इट्स नॉट एट ऑल अ हार्ड कॉल। हार्ड कॉल ये होती है कि पेट्रोलियम सेक्टर की डीरेगुलेशन करना। 2018 में मुझे याद है कि ये बात हुई थी। आज 2026 है, कोविड 1 कोविड 2 से गुजर गए, डीरेगुलेट भी नहीं किया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी नहीं बनाए, जीरो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से दोनों कोविड्स को देखा। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि फिर इस मुल्क में हम कहते हैं चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, ये मुल्क में प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं, मिनिस्क्यूल हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत बिलीवर हूं पाकिस्तान का, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। ये डायरेक्शनली जब 3 से 5 साल में चीज़ों को ठीक करेंगे तो एक मुल्क जो है उसमें सेम्बलेंस, एक जिसे कहेंगे ना, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की जानिब मुल्क चल पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर करने साहब, तो पड़ेंगे ना काम। बिल्कुल।